Assalamu alaikum everyone. Welcome to our entrepreneurship project presentation. We are a group of therapy students, and in this video we will present various entrepreneurial concepts and their practical application in healthcare. I am the group leader Memuna Nayab, and along with my members we will guide you through our assigned topics. Here are the 5 main topics of our assignment. जो assignment 1 है वो problems of the patient है, second fresh DPT graduate challenges, business model canvas, then grow model and then product launch. मेन जो है grow model है, तो फर्स्टली हम grow model को एक्सप्लेन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेहमूना नायाब है। आई एम द लीडर ऑफ द ग्रुप जीनत एंड जो मेरा मेन फोकस है, मेन टॉपिक है वो है ग्रो मॉडल। उससे पहले बाकी टॉपिक बाकी ग्रुप होगा वो होगा ग्रो मॉडल। सबसे पहले हम स्लाइड्स का इंट्रो ले लेते हैं कि व्हाट इज ग्रो मॉडल। ग्रो मॉडल के एक्चुअल में 4 स्टेजेस होते हैं। वर्ड जो नेम है उसी से है कि जो जी है उससे होता है गोल, आर से रियलिटी, ओ से ऑप्शंस एंड डब्ल्यू से विल। ये वाले जो स्टेजेस हैं ये हेल्प करते हैं ताकि हम आइडियाज़ को एक्शनेबल प्लान्स में ट्रांसफॉर्म कर सकें एंड उन प्लान्स को रिजल्ट में कर सकें। अब हम हर स्टेज को 1 बाय 1 डिस्कस नहीं करेंगे, हम बल्कि हम हेल्थ केयर में जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, हमने कोई भी उनमें से 2 प्रॉब्लम्स ली हैं, उनको अकॉर्डिंग टू ग्रो मॉडल हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे द मेजर इशू इन आवर हेल्थ केयर सिस्टम इज नॉट जस्ट लैक ऑफ ट्रीटमेंट बट अ लैक ऑफ स्ट्रक्चर सिस्टम। ट्रीटमेंट की कमी नहीं है, ये है कि हमारे पास सिस्टम वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है। अब हमने 2 ऐसे क्रिटिकल गैप्स देखे हैं जो कि करंटली ओवरलुक्ड है पाकिस्तान में, जबकि वेल मैनेज डेवलप्ड हेल्थ केयर सिस्टम में वो काम हो रहा है उन पे। गैप 1 जो है हमारे पास, प्रॉब्लम 1 वो है अर्ली रिस्क डिडक्शन एंड गैप 2 जो है वो है होम रिहेबिलिटेशन। हमारा जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है कि अर्ली रिस्क रिडक्शन सिस्टम। अब इसका जो मेन गोल है हमारे पास कि हमने शिफ्ट कर देना है फ्रॉम अ रिएक्टिव सिस्टम टू अ प्रिवेंटिव वन थ्रू द स्ट्रक्चर स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल एंड आइडेंटिफाइंग द माइनर इशू बिफोर दे प्रोग्रेस। मतलब रिएक्टिव सिस्टम का मतलब ये है कि हमारा सिस्टम है कि अगर कोई एक्शन हुआ है तो उसका हम रिएक्शन लेते हैं, ना कि हम उसको उसके होने से पहले ही प्रिवेंट कर लें। तो हमने ये वाला फोकस अपना शिफ्ट कर देना है कि हमने रिएक्टिव की बजाय अब प्रिवेंटिव बनना है कि डिजीज को होने से पहले ही रोक दिया जाए। इसकी रियलिटी ये है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो रिएक्टिव है। पेशेंट तभी मतलब हॉस्पिटल्स में आते हैं या हेल्प सीख करते हैं व्हेन कंडीशंस आर क्रोनिक। हमारे पास कंडीशन होती है एक्यूट जो अर्ली स्टेजेस होते हैं और वो इजीली अगर डिटेक्ट हो जाएं तो ये है कि जो हमारे पास ट्रीटमेंट है, ये जो कंडीशन है वो वर्स नहीं होती बल्कि बेटर हो जाती है। बट पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो रिएक्टिव है। देयर इज नो मैकेनिज्म टू कैच द प्रॉब्लम्स अर्ली, दिस इज आवर रियलिटी एंड ऑप्शंस आर दैट हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्टैंडर्डाइज स्क्रीनिंग क्लिनिक्स के, जहाँ पर वो स्क्रीनिंग करें इस डिजीज की, उस डिजीज की, मतलब उन डिजीज की स्क्रीनिंग हो रही हो। या फिर हम कोई डिजिटल रिस्क असेसमेंट एप्स लॉन्च करें जिसे पता चले कि अब ये जो मतलब एक्शंस हो रहे हैं या लिए जा रहे हैं इससे रिस्क हो सकता है इन्वॉल्विंग डिजीजेस का। ये कम्युनिटी बेस्ड अर्ली डिटेक्शन ड्राइव्स हो, कम्युनिटी में हो और बाकी अर्ली रिडक्शन ड्राइव्स हो, ये किया जा सकता है। हम ये 3 काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारी विल ये होगी कि हम पार्टनरशिप कर सकते हैं लोकल हेल्थ केयर बोर्ड्स फॉर मैंडेटरी स्क्रीनिंग, ट्रेन कर सकते हैं प्रैक्टिशनर्स को ताकि वो प्रिवेंटिव डायग्नोस्टिक्स कर सकें, मतलब कि वो डायग्नोस इस वे में कर सकें कि हम डिजीज को होने से पहले ही प्रिवेंट कर सकें। उसके थोड़े से साइंस क्लूज मिलें तो हम उसको पहले ही प्रिवेंशन उसकी कर लें। एस्टैब्लिश कर लें रिस्क प्रोफाइलिंग फॉर ऑल द इनकमिंग पेशेंट, दिस इज लाइक दैट। तो हम इसको ईजिली अभी भी कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉब्लम 2 जो है हमारे पास वो है स्ट्रक्चर्ड होम रिहेबिलिटेशन। जो हमारे पास प्रॉब्लम 1 है ना, उसका हमारे पास मेन ये पॉइंट है कि सक्सेस को हम मैयर, इसकी जो प्रॉब्लम 1 है इसकी सक्सेस क्या होगी, ये होगी कि हम इसको मैयर करेंगे थ्रू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्क्रीन्ड, रेफर्ड एंड सक्सेसफुली मैनेज बिफोर द कॉम्प्लिकेशंस अक्कर। मतलब हमने इसको सक्सेसफुली मैनेज कर लिया कॉम्प्लिकेशंस होने से पहले, तो ये वाला जो हमारी प्रॉब्लम है हम सक्सेसफुली इसको सॉल्व कर लेंगे। अब प्रॉब्लम 2 जो है हमारे पास वो है होम रिहेबिलिटेशन। इसका मेन गोल क्या है हमारे पास, इंश्योर करना कि कंसिस्टेंसी एंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ रिहैब एट होम, ताकि हम प्रिवेंट कर सकें। अब हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं, उन्हें होम के लिए, घर के लिए एक्सरसाइज वगैरह मिल जाती है या कुछ प्लान मिल जाता है क्योंकि वो रोज़ ट्रांसपोर्टेशन इशूज़ की वजह से नहीं आ सकते। तो हमने इंश्योर करना है कि वो कंसिस्टेंट रहें और प्रॉपरली एग्जीक्यूट करें जो हमने उनको रिहैब बताया है, जो एक्सरसाइज बताई हैं, ताकि उस डिजीज़ का, उस फ्रैक्चर का, उस चीज़ का रिलैप्स ना हो सके और इंश्योर कर सकें कि कंप्लीट रिकवरी हो रही है सारे पेशेंट्स की। इसकी रियलिटी ये है कि पेशेंट्स लीव क्लिनिक्स विद द वेज इंस्ट्रक्शन। उनको कोई आधी बातें समझ आती हैं, आधी बातें समझ नहीं आती, कोई मॉनिटरिंग एग्जिस्ट नहीं करती होम्स में, कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से पुअर कंप्लायंस होती है और ट्रीटमेंट फेल हो जाता है। ये हमारी रियलिटी है। एंड ऑप्शंस हमारे पास हो सकते हैं कि हम गाइडेड वीडियो रिहैबिलिटेशन सिस्टम कर सकते हैं कि गाइड करें कि इस एक्सरसाइज को इस वे में ऐसे करना है। रिमोट मॉनिटरिंग वाया द वियरेबल टेक, तो रिमोट मॉनिटरिंग भी हो सकती है। एंड टेली रिहैब फीडबैक सेशन, मतलब ऑनलाइन सेशन हम ले सकते हैं, टेली रिहैब कर सकते हैं। एंड विल हमारे पास क्या है, एक डेवलप करेंगे हम जीनत रिहैब पोर्टल फॉर होम ट्रैकिंग। एक रिहैब पोर्टल होगा कि होम ट्रैकिंग के लिए जितने भी पेशेंट आए उन सबकी ट्रैकिंग होगी, होम पे जाकर वो कैसी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, किस वे में कर रहे हैं, वो रॉन्ग ओरिएंटेशन से तो नहीं कर रहे या किसी और वे में तो नहीं कर रहे।
और हम असाइन कर देंगे डेडिकेटेड होम कंसिस्टेंसी मॉनिटर्स इंसेंटिवाइज कंप्लायंस थ्रू द गेमिफाइड रिकवरी ट्रैकिंग एंड देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस। हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देयर आर मेनी अदर थिंग्स। और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम फीडबैक को कलेक्ट करें और आउटकम मेजर्स को, ताकि हमें आइडिया हो कि क्या है। अब इस प्रोग्राम का जो हम सोच रहे हैं, इसकी इफेक्टिवनेस को हम कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं थ्रू द इम्प्रूवमेंट इन द मोबिलिटी, इंडिपेंडेंस एंड द पेशेंट सेटिस्फेक्शन, कि पेशेंट कितना इंडिपेंडेंट हो गया। क्योंकि जब पेशेंट को कोई डिजीज होती है, कुछ होता है, तो पेशेंट डिपेंडेंट हो जाता है फुल ऑन डॉक्टर पे। बट पेशेंट की मोबाइल कितना हुआ, मतलब मोबिलिटी उसने कितनी की, इंडिपेंडेंस एंड द पेशेंट सेटिस्फेक्शन। उसके बाद हमारे पास सिस्टमैटिक सॉल्यूशन ये है कि टुगेदर दीज टू गैप्स दे हाईलाइट दैट प्रॉब्लम इट इज नॉट ओनली क्लिनिक बट सिस्टमिक, एंड दिस इज वेयर आवर मॉडल फोकस ऑन बिल्डिंग द स्ट्रक्चर स्केलेबल सोल्यूशन। कि मतलब हम ऐसे सॉल्यूशंस बता रहे हैं, ये क्लिनिकल नहीं है, सिस्टमिक है, और इन्हें सॉल्व करना इज वेरी नेसेसरी। अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान वर्सेस डेवलप्ड सिस्टम्स का, तो देखा जाए तो जो रिस्क की रिडक्शन है लोकल कॉन्टेक्स्ट पाकिस्तान में, वो रिएक्टिव होती है, लेट स्टेज पर जाकर होती है। लेकिन अगर एडवांस सिस्टम्स में देखें तो वहां पर होता है वो प्रिवेंटिव होता है, क्योंकि वो स्क्रीनिंग कर लेते हैं और वो प्रिवेंटिव एक्शंस ले लेते हैं। हमारा सोल्यूशन ये होगा कि हम स्टैंडर्डाइज स्क्रीनिंग करेंगे। रिहैबिलिटेशन की बात आ गई तो हमारी अनस्ट्रक्चर्ड होती है, जनरल होती है, कि जनरल रिहैब कर दिया। बट एडवांस में वो गाइडेड होती है और मॉनिटर्ड होती है, कि आप मॉनिटर कर रहे हैं और घर जाकर भी वो फुल ऑन उनको गाइड किया जा रहा है, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, ताकि वो कोई पेशेंट वेज इन्फॉर्मेशन लेकर उसको रॉन्ग वे में ना कर ले। जीनत का सोल्यूशन ये है कि हम मॉनिटर्ड होम रिहैब करेंगे। कंसिस्टेंसी यही है कि लोकल पाकिस्तानी पुअर रिलैप्स प्रोन के रिलैप्स दोबारा हो जाता है डिजीज का, क्योंकि पुअर होती है कंसिस्टेंसी, और एडवांस में हाई होती है, एंड फीडबैक ड्रिवन ट्रैकिंग होनी चाहिए। और अगर इस प्रोजेक्ट को, इन प्रॉब्लम्स को इस वे में सॉल्व किया जाए तो क्रोनिक केसेस में रिडक्शन 85% हो सकती है। पेशेंट की जो रिकवरी स्पीड है वो 70+ हम इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट बार बार हॉस्पिटल नहीं आते, तो वो होम पे मॉनिटर्ड गाइडेड एक्सरसाइज करके रिकवर कर सकते हैं। होम केयर कंप्लायंस वो भी 95%, तो 100% स्ट्रक्चर्ड मॉनिटरिंग होगी हमारे पास, और इंश्योर करेगा कि पेशेंट इट इज ट्रैक फ्रॉम डिडक्शन टू द फुल होम रिकवरी। थैंक यू। My name is I. Assalamualaikum. My name is Mohammad Rizwan and my presentation topic is cost structure of physical therapy. सबसे पहले ये जानेंगे कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उस पर आने वाली लागत, उसका कास्ट स्ट्रक्चर जानना जरूरी होता है। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि फिजिकल थेरेपी क्लिनिक प्रोवाइड रिहेबिलिटेशन एंड मोबिलिटी सर्विस। कास्ट स्ट्रक्चर को जानने से ये है कि इससे हम बजट बना सकते हैं, सरमायाकारी कर सकते हैं, उससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो स्टार्टअप कास्ट देखते हैं। स्टार्टअप कास्ट दीज आर वन टाइम कॉस्ट बिफोर ओपनिंग। इसमें क्लिनिक लाइसेंस, सिक्योरिटी डिपॉजिट जाता है, रेनोवेशन एंड इंटीरियर सेटअप है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस है, टेक्नोलॉजी इंस्टॉलेशन है, और इनिशियल मार्केटिंग ब्रांडिंग है। नेक्स्ट क्लिनिक स्पेस सेटअप है। तो क्लिनिक ओपन करने के लिए उसकी जगह का इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है। उसमें जो कास्ट है उसमें इंक्लूड रेंट डिपॉजिट है, रिसेप्शन एरिया, वेटिंग रूम, फर्नीचर है, ट्रीटमेंट रूम है, लाइटनिंग है, फ्लोरिंग है, ये सब क्लिनिक स्पेस और सेटअप में आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इक्विपमेंट कॉस्ट। इक्विपमेंट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फिजिकल थेरेपी क्लिनिक में बहुत सी मशीनें और आलात का होना ज़रूरी है, जिससे हम रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि टेंस मशीन है और अल्ट्रासाउंड थेरेपी है। इसमें डिफरेंट मतलब रिहेबिलिटेशन टूल सब आ जाते हैं, जो कि इक्विपमेंट कॉस्ट में सबसे लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हर मंथली पे करने पड़ते हैं, जैसे कि बिल्डिंग रेंट है, मेडिकल सप्लाईज हैं और इंश्योरेंस है। मतलब इस तरह के जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो मंथली पे करने पड़ते हैं वो ऑपरेटिंग कॉस्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट है स्टाफ सैलरी। तो जो स्टाफ एक क्लिनिक में काम कर रहा है तो ये एक हाईएस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट है। इसमें फिजिकल थेरेपिस्ट आ जाते हैं, असिस्टेंट आ जाते हैं, और रिसेप्शन एंड क्लिनिक मैनेजर, इन सब की जो सैलरी है वो भी एक कास्ट में ही ऐड होती है, क्योंकि आमतौर पर क्लिनिक की जो स्टाफ है उसकी तनख्वाहें उसका सबसे बड़ा खर्चा होती है, सबसे बड़ा कॉस्ट होती है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ असार फारूक, और टॉपिक है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट किसी भी बिजनेस की ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो इस बिजनेस का रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट, उसकी वैल्यू डिस्क्राइब करती है ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम फर्स्ट ईयर के इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं तो इसमें हमारे पास एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो है वो 3.5 मिलियन जनरेट हो रहा है, जिसमें से कॉस्ट ऑफ सर्विसेज डिडक्ट होने के बाद ग्रोस प्रॉफिट 1.55 मिलियन बचता है, जिसमें से अगेन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड डेप्रिसिएशन वैल्यू कट ऑफ होने के बाद 823,100,000 बचता है, और टैक्स डिडक्ट होने के बाद जो फाइनली नेट प्रॉफिट 700,000। इसी तरह सेकंड ईयर में हमारे पास 994,100,000 और थर्ड ईयर में 1.4 मिलियन जो है वो नेट प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। और अगर हम ग्रोथ ट्रेंड को एनालाइज करते हैं तो फर्स्ट टू सेकंड ईयर टू थर्ड ईयर जो है वो हमारे पास 42% जो है वो ग्रोथ ट्रेंड देखने को मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। वैशाली, आज हम डिस्कस करेंगे कि एक फ्रेश डीपीटी ग्रेजुएट को अपना करियर स्टार्ट करने में कौन से इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। नंबर 1 इज़ लैक ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस। बहुत से फ्रेशली ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जिनके पास ना तो प्रॉपर स्किल्स हैं और ना ही एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से वो पेशेंट को कॉन्फिडेंटली ट्रीट नहीं कर पाते, इंडिपेंडेंट ट्रीटमेंट प्लान नहीं बना पाते। फिर पेशेंट भी ऐसे डॉक्टर्स के पास जाने में काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील करता है। ये फाइनेंशियल इशू के बारे में
क्योंकि एक क्लिनिक को स्टार्ट करने के लिए एक हैंडसम अमाउंट चाहिए होती है और एक फ़्रेश ग्रेजुएट के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इंडिपेंडेंटली अपना अच्छा खासा क्लिनिक सेट कर सके, क्योंकि क्लिनिक के बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। क्लिनिक का रेंट पे करना, फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट्स और स्पेस का सेटअप वगैरह, फर्नीचर, ये सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी एक क्लिनिक को सेट करने के लिए, इन्हीं में ही हमें एक हैंडसम अमाउंट चाहिए होती है जो कि एक फ्रेशली ग्रेजुएट के पास नहीं होती। लैक ऑफ एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के बारे में, मॉडर्न फिजियोथेरेपी में हमारे पास बहुत सारी मशीन्स इंक्लूड हो जाती हैं, लाइक अल्ट्रासाउंड थेरेपी आ जाती है, टेंस आ जाती है, शॉक वेव, लेज़र, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। और नॉर्मली अगर एक क्लिनिक को स्टार्ट करना है तो हम लिमिटेड इक्विपमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक फिजियोथेरेपिस्ट को सबसे बड़ा इशू जो फेस करना पड़ता है वो ये है कि पेशेंट्स में ट्रस्ट किस तरह से डेवलप किया जाए, क्योंकि पेशेंट्स जो हैं एक्सपीरियंस डॉक्टर्स या जो वेल एस्टेब्लिश्ड क्लिनिक्स होते हैं उनको प्रेफर करते हैं, जबकि न्यू फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो अननोन होते हैं और उनको इतना कोई लोग प्रेफर नहीं करते। सो एक डॉक्टर के लिए अपनी रेपुटेशन बनाना, पेशेंट का ट्रस्ट डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट नंबर 5 पे हमारे पास है पुअर बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्किल्स। टीपीटी में मेनली स्टूडेंट्स के क्लिनिकल स्किल्स के ऊपर फोकस किया जाता है, जबकि एक क्लिनिक को किस तरह से मैनेज करना है, उसके फाइनेंस और बिज़नेस को किस तरह से प्लान करना है, इस पर बहुत कम तवज्जो दी जाती है। इसलिए जो न्यू ग्रेजुएट्स होते हैं क्लिनिक चलाते वक्त और उसको मैनेज करते वक्त बहुत सारी मुश्किलात उनको फेस करनी पड़ती हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अक्सा एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम फेस्ड बाय फ्रेश ग्रेजुएट फिजियोथेरेपिस्ट, यानी कि एक न्यू फिजियोथेरेपिस्ट को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो नंबर 1 पे है हमारे पास कंपटीशन इन मार्केट, यानी कि पहले से मौजूद फिजियोथेरेपिस्ट और न्यू आए हुए फिजियोथेरेपिस्ट के दरमियान एक कंपटीशन डेवलप हो जाता है। लोग जो होते हैं वो पहले से मौजूद एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपिस्ट पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं न्यू की बजाय। सेकेंड है पेशेंट नॉन कम्प्लियंस। पेशेंट जो होते हैं वो एक्सरसाइज प्लान और ट्रीटमेंट को सेशन को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट सक्सेस नहीं होता और क्लिनिक की जो रेपुटेशन होती है वो इफ़ेक्ट होती है उनके ऐसा करने से। थर्ड वन है हमारे पास कम्युनिकेशन चैलेंज, यानी कि एक न्यू फिजियोथेरेपिस्ट को नहीं पता होता कि वो किस तरह कम्युनिकेट करे पेशेंट के साथ और उनको किस तरह ट्रीटमेंट को एक्सप्लेन करे और एजुकेशन दे, तो उसको डिफ़िकल्ट होती है कम्युनिकेशन स्किल्स में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लीगल एंड एथिकल अवेयरनेस, यानी कि एक न्यू फिजियोथेरेपिस्ट को नहीं पता होता क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन रूल्स के और लीगल डॉक्यूमेंटेशन को। अगर इसको प्रॉपर्ली हैंडल ना किया जाए तो डिफ़िकल्ट हो सकता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्क लोड और स्ट्रेस मैनेजमेंट। एक न्यू फिजियोथेरेपिस्ट पर ज़्यादा वर्क का लोड होता है, उसको मल्टीपल पेशेंट्स को मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो अकेला एक स्ट्रेसफुल पेशेंट प्रॉब्लम्स इन फिजियोथेरेपी। माई सेल्फ तुष्मान हमीद, और जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ओवरलुक पेशेंट प्रॉब्लम्स इन फिजियोथेरेपी। ओवरलुक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? ऐसी प्रॉब्लम्स जो एग्जिस्ट तो करती हैं, ठीक है, लेकिन या तो वो इग्नोर कर दी जाती हैं या तो वो अननोटिस्ड रहती हैं या उनको इनफ अटेंशन नहीं मिलती। फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो पेशेंट की एक्सरसाइज परफॉर्मेंस पे फोकस करते हैं, उसकी मसल स्ट्रेंथ पे या पेन रिड्यूस करने में फोकस करते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें इग्नोर कर दी जाती हैं। तो यहाँ पे हम 5 ओवरलुक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सो नंबर 1 इज द इनविजिबल प्रोग्रेस गैप। ठीक है, इसमें क्या होता है, पेशेंट जो है वो विजुअली नहीं रिकॉग्नाइज कर सकता कि उसमें इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं। लाइक थेरेपिस्ट जो है वो इंप्रूवमेंट को देखेगा कि अच्छा रेंज ऑफ मोशन जो है वो इंक्रीज हो रही है या मसल स्ट्रेंथ अच्छी हो रही है या एक्सेट्रा, ठीक है, लेकिन पेशेंट जो है वो इन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। पेशेंट जो है वो डाउट करने लग जाता है कि शायद फिजियोथेरेपी जो है वो इफेक्टिव नहीं है या वो अपना पैसे ज़ाया करे, टाइम वेस्ट करे, या फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो स्किल्ड नहीं है। तो ये प्रॉब्लम ओवरलुक क्यों है? क्योंकि जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो अंडरस्टैंड करता है रिकवरी को बेस्ड ऑन मेजरमेंट्स या साइंटिफिकली वो ऑब्जर्व करता है, लेकिन पेशेंट जो है उसको इमोशनल और विजुअली प्रूफ चाहिए होता है कि वो इंप्रूव करे कि नहीं। इस प्रॉब्लम का हम एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए सोल्यूशन देखेंगे बाय डिजिटल प्रोग्रेस ट्रैकिंग ऐप, जैसे जो हम ऐसे ऐप्स बना लें जो हमें वीकली रिकॉर्ड शो करें पेशेंट का उसकी इंप्रूवमेंट का। ठीक है, सेकंड सोल्यूशन इज के बिफोर एंड आफ्टर मूवमेंट वीडियोस, कि जो पेशेंट है वो अपनी बिफोर एंड आफ्टर वीडियो को आपस में कंपेयर कर ले कि उसकी मूवमेंट में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। तीसरा हमारे पास सोल्यूशन है एआई बेस्ड रिकवरी विजुअलाइजेशन, एंड द फोर्थ सोल्यूशन इज गेमिफाइड रिहैबिलिटेशन सिस्टम, कि हम एक्सरसाइज प्रोग्राम्स में इंक्लूड कर दें रिवार्ड्स को, अचीवमेंट को, जिससे जो है वो पेशेंट की मोटिवेशन जो है वो इंक्रीज होगी। तो इस तरह से जब पेशेंट जो है वो अपनी प्रोग्रेस को, अपनी इंप्रूवमेंट को क्लियरली देखेगा तो वो मोटिवेट फील करेगा, थेरेपिस्ट पे ट्रस्ट ज़्यादा करेगा और अपनी थेरेपी जो है वो कंटिन्यू करेगा। फिर हमारे पास सेकंड ओवरलुक प्रॉब्लम जो हमारे पास है पोस्ट थेरेपी सोननेस मिस इंटरप्शन क्राइसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है वो अपने सेशन के बाद एक्सरसाइज के बाद जो है मसल सोननेस एक्सपीरियंस करते हैं, तो विदाउट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पेशेंट जो है वो इस चीज़ कैसे अंडरस्टैंड करता है कि इंजरी जो हो रही है वो वर्स्ट हो रही है, ठीक है, या ट्रीटमेंट जो है वो इनफेक्टिव है। ये प्रॉब्लम ओवरलुक क्यों है? क्योंकि थेरेपिस्ट जो है वो अज्यूम कर लेता है खुद से कि जो पेशेंट है वो डिफरेंशिएट कर पाएगा कि थेरेप्यूटिक सोननेस क्या होती है या फिजिकल पेन क्या होती है। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व ऐसे कर सकते हैं पोस्ट सेशन फॉलो अप सिस्टम के जरिए या पेन एजुकेशन मिनी कोर्सेज के जरिए, जैसे कि शॉर्ट एजुकेशनल वीडियोस टीच पेशेंट अबाउट रिकवरी पेन। तीसरा सेशन हमारे पास स्मार्ट रिकवरी ट्रैकिंग चार्ट बोर्ड्स, इन द फोर्थ इज पेन वर्स हार्म वीडियो गाइड्स, जैसे कि थ्रू सिंपल डायग्राम्स एक्सप्लेन करें सोननेस नॉर्मल है या फिर मेडिकल अटेंशन जो है वो चाहिए।
इन सोल्यूशन से पेशेंट की जो कन्फ्यूजन है वो कम हो जाएगी और उसके डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे। नाउ वी हैव थर्ड ओवरलुक प्रॉब्लम इज व्हिच इज होम एनवायरनमेंट रियलिटी गैप। इस प्रॉब्लम में क्या होता है, जो एक्सरसाइजेज हैं स्किप की जाती हैं क्लिनिक में, उसके लिए कुछ चीजें रिक्वायर होती हैं, जैसे कि प्रॉपर फ्लोरिंग, स्पेस, इक्विपमेंट या सुपरविजन। अगर घर में पेशेंट जो है वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि क्राउडेड रूम्स होते हैं, अनसेफ सर्फेसेस होते हैं, लैक ऑफ प्राइवेसी होती है, नो इक्विपमेंट्स, ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है ओवरलुक क्यों है, ये इग्नोर प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज सारी प्लान्स आर डिजाइंड अकॉर्डिंग टू क्लिनिक कंडीशन rather than the patient actual living environment. So we can solve this overlook problem by portable physiotherapy kits, affordable distance based tool packages, virtual home assessment services और उसके अलावा कस्टमाइज्ड होम मॉडिफिकेशन कंसल्टेशन, यानी प्रोफेशनल जो है वो सजेस्ट करें ऐसी एक्सरसाइजेस जो होम स्पेस में एडजस्टेबल हो और सेफ हो। So by these solutions home exercise become more effective when match patients real life environment. More overlook problems will explained by my group member Ikra. अस्सलाम माई सेल्फ चित्रा मुस्तफ़ा, और मैं आपको बाकी के पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी। उसमें सबसे पहला आता है रिहेबिलिटेशन डिपेंडेंसी विड्रॉल। उसमें पेशेंट होते हैं वो लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें पेशेंट जो है वो फुली डिपेंडेंट हो जाते हैं थेरेपिस्ट की मैनेजमेंट पर, उनकी शेड्यूल सेशन सुपरवाइज करेक्शन, इमोशनल रिजोनेंस पर, जिस वजह से वो सोर्स बन जाता है उनके कॉन्फिडेंस थेरेपिस्ट होता है। डिस्चार्ज के टाइम वो जो है ना पेशेंट जो होता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है वो खो देता है, उनको एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है और उनको डर होता है कि कहीं वो दोबारा इंजरी ना हो जाए, रिलैप्स, उनको रिलैप्स का डर होता है। और कुछ पेशेंट जो है इनिशियली डिले कर रहे होते हैं अपने डिस्चार्ज होते हैं, वो बहाने बनाने लग पड़ते हैं कि वो ठीक नहीं है, उन्हें अभी और मजीद जरूरत है इसकी थेरेपी की। उसके बाद हमारे पास इंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी होता है, मतलब प्रोग्रेस मेंबरशिप करनी चाहिए पेशेंट को, हम कंटिन्यू रिसीव करें, ऑपरेशनल सपोर्ट दें, डिस्चार्ज के बाद भी हम उनको रिसीव करते रहे, उन्हें बोले हमारे साथ रखें, डेली के रिहेबिलिटेशन फॉलो अप, ऑनलाइन कंसल्टेशन के जरिए हम उसको पेशेंट को कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकते हैं। रिहैब सपोर्ट कम्युनिटीज का ग्रुप प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां पेशेंट को मोटिवेट किया जाएगा। पॉइंट हमारे पास है एनर्जी डिप्लेशन बियॉन्ड द सेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑलरेडी पेशेंट होगा, डिसेबल इंडिविजुअल होगा या जो पेपल है, जो पेशेंट्स हैं जिनके पास क्रोनिक पेन होता है, वो फिजियोथेरेपी क्लिनिक तक आते वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जो जर्नी होती है, जो सफर होता है वो खुद ही एक मेंटली या फिजिकली हमारे पास स्ट्रेसफुल होता है, और जिसकी वजह से हमारे पास इफेक्ट होते हैं ट्रैवल के ट्रांसपोर्टेशन के थेरेपी जो होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं, फिर उसकी थकावट को इग्नोर करते हैं, उसके पेन लेवल जो होते हैं, पेन लेवल बढ़ जाता है ट्रैवल करने से, ड्रेन इमोशनल एनर्जी भी हमारे पास क्या होती है, कम हो जाती है, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन होती है, जिसकी वजह से पेशेंट जो होते हैं उसके पास पहले ही लो फिजिकल एनर्जी होती है, मगर जब वो सफर में इतना थक जाता है तो उसको ज्यादा ही पेशेंट को एनर्जी जो होती है वो लो हो जाती है, सेशन से पहले ही वो थक जाता है, और उसको ये भी होता है कि अभी मैंने वापस सफर करके भी वापस जाना है, तो उसमें डिफिकल्टी होती है कि वो रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो प्रोग्राम पहुंच सके टाइम पर पहुंचने में उसके लिए एक बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल होता है जिस पर वो पहुंच नहीं सकता। क्लिनिक जो होता है फोकस कर रहे होते हैं व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट सेशंस, क्या जो होता है, क्या किस फोकस कर रहे होते हैं कि क्या ट्रीटमेंट सेशन में हो रहा है, वो ये इग्नोर कर देते हैं कि उनको ट्रैवल डिफिकल्टी हो रही है या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा है या कितना वेटिंग टाइम है, उनका फिजिकल एक्सॉस्टेशन जो होती है आउटसाइड क्लिनिक, उनको वो भी भूल जाते हैं। अब इंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज का सॉल्यूशन हमारे पास आता है मोबाइल फिजियोथेरेपी सर्विसेज के जरिए, हम ऑनलाइन उनको कंसल्ट करते हैं, टेली रिहेबिलिटेशन के ऑनलाइन सेशन देंगे, कम्युनिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के जरिए भी स्मॉल लोकल रिहैब हम बनाएंगे क्लोजर टू रेसिडेंशियल एरियाज, जिसकी वजह से भी हम पेशेंट को My name is Aisha Irfan. Today I will explain the business model canvas of physiotherapist who just started a clinic. Our first point is key partnership. The ones those invest, helps and collaborate. The clinic works with hospital, doctors, gyms, suppliers and insurance companies. Second point is key activities. These involve patient assessment, therapy session, treatment planning, progress monitoring and marketing. Our third point is key resources. These include qualified therapists, clinic space, equipments and medical knowledge. Stage value proposition. The clinic provides personal treatment and pain relief without surgery, fast recovery, improved mobility and professional one-on-one care. Now it's customer relationship. The therapist builds friendly relationship, provides follow-ups, track patient progress and educate patient about home exercises. This channel, the service provided are through the physical clinic, social media, platforms like Facebook and Instagram, referral from doctors and online booking. Next point is customer segment. These include patient with injuries, post-surgery patient, elderly people with mobility issue, athletes and people suffering from the chronic pain. Second last point is cost structure. Includes rent, equipment salaries, utilities, marketing and medical supplies. Last point is revenue stream. Income comes from the consultation fee, therapy session, package deals, home visit and selling therapy related products are included in this. That's all for today. Thank you. Allah Hafiz. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मैमूना नायाब एंड जो बिजनेस मॉडल कैनवस है वो हमारा इंडिविजुअलाइज असाइनमेंट थी, तो हर किसी का डिफरेंट होगा। जो मेरा है उसका मेन बेसिक नेम था म्यूविन, जहाँ पर वेयर फिजियो मीट्स इनोवेशन। बिजनेस मॉडल कैनवस का अगर इंट्रो करें तो इट इज़ अ वन पेज स्ट्रेटेजिक टूल जो कि हेल्प करता है एंटरप्रेन्योर्स को प्लान करने में, अंडरस्टैंड करने में कि कैसे एक बिजनेस ऑपरेट करता है। ये की एलिमेंट्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं उन सबको आउटलाइन करता है। इसके 9 बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, एंड दे आर सिंपल बट येट दे आर इफेक्टिव, कि हम कैसे डिजाइन करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और अपने बिजनेस जो प्लान है उसको, बिजनेस मॉडल को इंप्रूव करेंगे। तो फर्स्ट वन जो है हमारे पास वो है कस्टमर सेगमेंट। कस्टमर सेगमेंट में जो मेरा मेन फोकस था वो थे बिजी प्रोफेशनल 30 to 45 ईयर्स ओल्ड, एथलीट्स, इंजरी प्रिवेंशन एंड परफॉर्मेंस के एथलीट्स होंगे, हम उन्हें क्या प्रोवाइड करेंगे, उनकी इंजरी प्रिवेंट करेंगे और उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे। पोस्ट सर्जरी पेशेंट, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट भी कह सकते हैं, उनकी मॉनिटरिंग एंड रिहैब। फ्रीलांसर्स, क्योंकि उनकी स्लीप रिलेटेड पेन होते हैं उन्हें। एल्डरी जिनमें मोबिलिटी के इश्यूज होते हैं एंड फॉल की प्रिवेंशन हम करेंगे और मोबाइल मोबिलिटी को इंप्रूव करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कस्टमर सेगमेंट्स में हमारे पास ये 4 to 5 तरह के मेन कस्टमर्स हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा हमारे की एक्टिविटीज कौन सी होंगी। की एक्टिविटीज हमारी जो मेन होगी वो होगी मैनुअल थेरेपी। मैनुअल थेरेपी में हम ये करेंगे कि मोबिलाइजेशन करेंगे, सॉफ्ट टिश्यू को मोबिलाइज करेंगे, बाकी काम करेंगे, बट मेन थिंग इज मैनुअल थेरेपी। एडवांस टेक्निक भी हम यूज करेंगे, जैसे क्यूपिंग टेक्निक होती है, ड्राई नीडलिंग, क्रायोथेरेपी एंड सम काइंड ऑफ लाइक दैट। उसके लिए हम स्पेसिफिक थेरेपिस्ट हैं वो हायर करेंगे। AI पावर्ड ऐप जो हमारा इसको यूनिक बनाती है वो हमारी AI पावर्ड ऐप है। उसमें हम ट्रैकिंग करेंगे, वो प्रमोट करेगा, ग्राफ्स वगैरह होगा, मॉनिटरिंग होगी कि मतलब हमारे पास अगर कोई
मोशन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं पेशेंट, तो कैसे वो एआई उनको ट्रैक करेगा, उसके रिलेटेड ग्राफ बनाएगा कि इनकी जो कंडीशन है उसमें कितनी प्रोग्रेस आई है या कोई प्रोग्रेस आ भी रही है या नहीं आ रही। अब उसके बाद है टायर्स प्राइसिंग, मतलब हम इसको ना 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, एक केयर लाइट एंड केयर प्रो। केयर लाइट होगा जो कि अफोर्डेबल होगा, कोई भी कर सकेगा। केयर प्रो का वो प्रीमियम टाइप होगा, सो दैट पीपल विल नॉट बी कंफ्यूज्ड, और ये प्राइसिंग से जरा एक मार्जिन सेट हो जाता है और हर कोई इसके अकॉर्डिंग कर लेता है। दिस इज आवर की एक्टिविटीज और दिस इज व्हाट मेक अस यूनिक। हाई हाइजेनिक स्टैंडर्ड्स, तो हम अपनी हाइजीन का फुली ख्याल रखेंगे। उसके अलावा हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास डिफरेंशिएटर क्या है, कि हाइब्रिड केयर करेंगे। हाइब्रिड केयर में क्या है कि ह्यूमन टच है, मैनुअल थेरेपी कर रहे हैं हम, एंड अदर थिंग्स, एडवांस टेक्निक्स जो हैं, प्लस एआई प्रिसीजन के एआई जो है वो हमारे पास ट्रैकिंग करेगा, ग्राफ्स देगा, मॉनिटरिंग करेगा, वो प्रीसाइज होगा। तो हमारा डिफरेंट इसीलिए है कि हमारा हाइब्रिड मॉडल है। एक वैल्यू प्रोपोजिशन में क्या होगा, सेम ये कि हमारे पास वैल्यू प्रोपोजिशन जो हमें सबसे डिफरेंट बनाती है, हमारी वैल्यू डिफाइन करती है, वो हमारे पास मैनुअल थेरेपी होगी, हम करवाएंगे। एडवांस टेक्निक, एआई पावर्ड ऐप, प्राइसिंग, एंड दिस इज द सेम थिंग, नॉट द सेम थिंग बट रिलेटेड है कि हमारी की एक्टिविटीज भी वही हो रही होगी कि हम ना अपनी एआई पावर्ड ऐप है उसको यूज कर रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंगली मॉनिटरिंग हो रही होगी। मैनुअल थेरेपी हमारी एक्टिविटीज में हो रही होगी, हम अपनी हाइजीन का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। वैल्यू प्रोपोजिशन में हमारे पास हमारी वैल्यू जो डिफाइन करती है वो 4-5 चीजें हैं। चैनल्स हमारे पास है कि हम किस तरीके से अपनी ये जो सर्विसेज है उनको डिलीवर करेंगे। फिजिकल क्लिनिक हमारे पास जो मेन टच पॉइंट होगा, मोबाइल ऐप, उस पर हम बुकिंग करवा सकते हैं और उस पर ट्रैकिंग होगी। व्हाट्सएप एसएमएस रिमाइंडर्स दिए जाएंगे। जिम एंड कॉर्पोरेट पार्टनरशिप्स होंगी उनके साथ, तो वहां पर भी हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। एंड थ्रू सोशल मीडिया हम टीचिंग रील्स बना सकेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है टिकटॉक, इंस्टा, यूट्यूब, वहां पर हम टीचिंग रील्स बनाएंगे ताकि हम अपनी सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों में प्रोवाइड कर सकें। कस्टमर रिलेशनशिप आएगा कि हमारे पास हम अपने कस्टमर्स को किस तरीके से डील करेंगे। 1-on-1 थेरेपी सेशन होगा, पोस्ट सेशन वीडियो चेक इन होगा कि सेशन के बाद आपकी वीडियो चेक इन होंगी। वीकली एआई जनरेटेड प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी कि आपने एक वीक में कितना प्रोग्रेस किया है, किस तरीके से किया है। कम्युनिटी ग्रुप्स होंगे ताकि आपको रिमाइंडर्स मिले, आपको इंस्ट्रक्शंस मिले, एंड फ्री वेलनेस वर्कशॉप्स भी हम अरेंज करवाएंगे। उसके बाद हमारे पास है की पार्टनरशिप में हमारे पास हम ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ करेंगे, रेफरल्स में स्पोर्ट एकेडमिक कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो स्पोर्ट्स एकेडमीज हैं उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन सेगमेंट था कस्टमर सेगमेंट उसमें एथलीट्स आते थे, दैट्स वाई, एंड एनजीओज वगैरह को भी हम करेंगे। एंड वेरिएबल टेक फर्मनेस डाटा ट्रेनिंग, उनके साथ भी हम कॉन्टैक्ट करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, ताकि जो हमें अपने एआई पावर्ड ऐप चाहिए, हमें अपना जो वेरिएबल सेंसर चाहिए जिसे हम ट्रैकिंग करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, एआई प्रिसीजन जो ऐड करनी है उसके लिए भी हमें वेरिएबल फर्म्स चाहिए, जो टेक फर्म जहां से हम वो अपना मटीरियल ले सकें। की रिसोर्सेज हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास रिसोर्सेज के किस चीज से ये मतलब हम सब करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ये होगा कि स्किल्ड फिजियोथेरेपिस्ट होने। लास्ट टॉपिक है असाइनमेंट, जो लास्ट 5th टॉपिक है वो है कि हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना था। हमारा जो प्रोडक्ट है उसका नेम है न्यूरोपल्स एआई, द फ्यूचर ऑफ पोस्चर केयर। तो इसमें हमारे पास मेन आइडिया था कि हमने एक मेडिकल ग्रेड स्मार्ट वेयरेबल बनाया है जो कि ऑफर करेगा एक एक्टिव बिहेवियर रीट्रेनिंग सिस्टम दैट मॉनिटर्स द स्पाइन इन 3D एंड प्रोवाइड द इंस्टेंट करेक्टिव क्यूज। मतलब इसका हमारे पास मिशन क्या है कि हमने परमानेंट बिहेवियर चेंज करना है इसमें, इंस्टेड ऑफ पैसिव ब्रेसेस। ये हमारे पास एक एआई ड्रिवन और न्यू आइडिया है जिससे हम अपना जो स्पाइन है उसके पोस्चर को करेक्ट कर सकेंगे। इसका जो मैकेनिज्म है टेक्नोलॉजी का, इसमें हमारे पास मेन 3 थिंग्स हैं। एक बायो सेंसर्स लगे होंगे जो कि हमारे पास मोशन को सेंस करेंगे और जो स्पाइन की पोजीशन है उसको 100 टाइम पर सेकंड विद द सर्जिकल प्रिसीजन शो करेंगे। एआई प्रोसेसिंग है, न्यूरोपल्स एलोगैथ्रम है, वो डिफरेंशिएट करेंगे कि हमारे पास फंक्शनल लर्निंग हुई है और जो हमारी सिटिंग पोजीशन है, जो स्लाउचिंग पोजीशन है, वो पैटर्न हमारे लिए क्रोनिक है, हार्मफुल है या नहीं। एंड प्रोप्रियोसेप्टिव क्यूज जो कि हमारे मसल्स को टीच करेंगे, सेल्फ कंट्रोल कर लेंगे इंस्टेंटली। हमारे पास इसकी जो मार्केट वायबिलिटी है, जो इम्पैक्ट है, वो ये है कि ये एक्टिव करेक्शन करेंगे एज कम्पेयर टू द पैसिव ब्रेसेस। एविडेंस बेस्ड प्रोग्रेस होगी। एंड जैसे कि मैंने ग्रो मॉडल में भी बताया था कि हम शिफ्ट करेंगे अपने रिएक्टिव से प्रिवेंटिव टाइप में। तो रिएक्टिव में होता है कि हम डिजीज का रिएक्शन दे रहे होते हैं, बट प्रिवेंटिव में कि हम उससे पहले ही प्रिवेंट कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो गैप्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं हेल्थ केयर सिस्टम में, हम उन सबको रिड्यूस कर सकें। इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट कॉस्टिंग है जिसमें हमारे पास लैंड आ जाएगा, प्री एंड द पोस्ट फिजिबिलिटी, मशीनरी एंड बिल्डिंग, ऑफिस, ईटीसी, ये सारी इसकी वैल्यूज हैं, डिटेल आइटम्स इन्वॉल्वड हैं। तो ये प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग होगी। इसकी इनकम एंड ग्रोथ फोरकास्ट, इन सबको हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड इनकम, इन सबको इन डिटेल्ड जनरल वे में ग्रो मॉडल में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया है। एंड ये जो है ये अकॉर्डिंग टू हमारी इस मॉडल के है कि ईयर 1 में कितनी होगी, फिर ईयर 2 में कितनी होगी, देन इन 3rd ईयर नेट प्रॉफिट हमारा कितना बन रहा होगा। दिस इज आवर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कि ईयर 1 की सेल्स कितनी हो रही है, ईयर 3 की सेल्स कितनी होगी। इट इज हाइपोथेटिकल। और ईयर 1 का प्रॉफिट कितना होगा, ईयर 3 का कितना प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से हमने अपना एक पूरा प्रोडक्ट लॉन्च किया था। इट वाज आवर लास्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।